धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल यानी कि रविवार जो बीत गया है उस दिन की बात कर रहा हूं। 4 महीने बाद चीन और भारत के जो उच्च स्तरीय कमांडर हैं वो आपस में बैठे और नवे दौर की बातचीत हुई। कई घंटों तक, कुछ लोग बता रहे हैं कि 11 घंटों तक बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के बाद कुछ भी नहीं निकला। और उसी बीच एक खबर सामने आ गई कि सिक्किम के नाकुला में भारत और चीन के फौजियों के बीच झड़प हुई है और उसमें दावा किया जा रहा है कि चीन के 20 फौजी जो हैं वो घायल हो गए हैं। उन्होंने सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश की थी। तो 2 अपडेट हो गए। इसके अलावा तीसरा अपडेट ये है कि जो नदी है चीन के अंदर, उस पर वो डैम बनाने जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि वो जल युद्ध छेड़ सकता है। और इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि चाइना बॉर्डर पर एक गांव भी बसा चुका है जो कि भारत के लिए आने वाले वक्त में खतरे की घंटी बन सकता है। तो इन्हीं चारों सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट रह चुके हैं रामचंद्र जैन जी। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अखबारात में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं और वो हल्की फुल्की वो वाले रक्षा विशेषज्ञ नहीं हैं जो आपको टीवी में बैठ के कुछ भी है वही बोलते रहते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीरता से पड़ताल करने के बाद तमाम चीज़ें सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। आपका धन्यवाद। आपका गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको हार्दिक बधाई। सबसे पहले आपको भी और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। पहले बताइए, जो कल मोल्डो में यानी कि पूर्वी लद्दाख में जो मीटिंग हुई है 11 घंटे तक चली, उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? उसका नतीजा नहीं निकलने का एक ही कारण है कि महीनों पहले सितंबर में चीन ने जो वायदा किया था या जो उनका समझौता हुआ था उसको तकरीबन एक महीने बाद में तोड़ दिया था। पहले तो उसी की चर्चा होती रही कि ये ऐसा क्यों हुआ, और हमारी पोजीशन, हम बार बार कहते हैं कि 5 मई से पहले की पोजीशन पे, स्थिति पे लौट जाओ, जो कि चाइना तैयार नहीं होता। हम 2 से पहले आने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि चीन 8 से पहले की पोजीशन में आ जाए, जो कि चीन तैयार नहीं होता। भले ही लिखित में कोई वायदा भी हो जाए तो चीन कोई भरोसे लायक नहीं है आज की पोजीशन में। जी, अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा विस्तार से अगर आप बता पाएं कि वो सितंबर का जो समझौता था वो क्या था और वो चीन ने जो तोड़ दिया, तो क्या इसी वजह से 4 महीने तक बातचीत नहीं हो पा रही थी? उसमें यही समझौता था कि हम जो घाटी के अंदर लो लाइंग एरियाज में जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको वापस हटाएंगे। तो इंडिया ने तकरीबन 10,000 अपने सैनिक पीछे हटा लिए थे, चाइना ने नहीं हटाए। तो इसका मतलब है उन्होंने तोड़ दिया। यही एक सीधी सी बात थी। तो क्या इसी वजह से 4 महीने तक बातचीत नहीं हो रही थी? 4 महीने बाद इसलिए जाके नवे दौर की बातचीत हुई है? उसी बीच में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी कोशिश कर रहे थे, डिप्लोमेटिक चैनल्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे थे कि भाई वायदा क्यों नहीं निभाया जा रहा। लेकिन चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता। वो एक तरफ तो आपको बात करने के लिए कहेगा कि आओ बात करें, दूसरी तरफ कोई ना कोई उसकी आड़ में घुसपैठ करता रहेगा। जैसा कि अभी हमें पता चला है कि 3 दिन पहले सिक्किम में घुसपैठ हुई थी। और ये क्योंकि रविवार को बात होनी थी तो 2 दिन पहले यहाँ सोचा कि भारत तैयारियों में लगा होगा बात करने में, और चुपके से आप घुस जाओ। लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो है सर कि मीटिंग के बाद सिक्किम वाली खबर को ब्रेक किया गया। अगर मीटिंग से पहले चाइना के सैनिकों ने सिक्किम के नाकुला में ऐसी वारदात की थी, ऐसी हरकत की थी, तो मीटिंग से पहले वो चीज़ें क्यों मीडिया के सामने नहीं लाई गई, देश के सामने नहीं लाई गई, या मीटिंग में मुद्दा उठा है? अगर मीटिंग से पहले ये मीडिया में बात आती तो सारा देश, मैं कहता हूँ विपक्ष और पक्ष दोनों ही ये बात कहता है कि इस मीटिंग का क्या फायदा है, क्या लाभ है। जब वो बार बार उल्लंघन कर रहा है, बात करने से 2 दिन पहले कर रहा है, तो आप मीटिंग के लिए किस लिए जा रहे हो? क्या सिक्किम के बारे में जा रहे हो या सितंबर में जो वायदा खिलाफी की उसके बारे में जा रहे हो? तो उस बात को दबाने के लिए केवल एक सवाल देश के सामने रहे कि सितंबर का वायदा तोड़ दिया,
इसलिए ये बात बताई गई है। क्या ये सरकार ने जानबूझ के किया है, लापरवाही है, उसकी जानकारी में 3 दिन पहले की घटना नहीं थी, या ये सरकार हमेशा ऐसा ही करेगी कि कुछ चीजों को दिखाएगी और कुछ चीजों को बताएगी? सर, लापरवाही कोई नहीं है। हमारी सरकार आदतन झूठ बोलने और सच को छुपाने की आदी है। हमेशा सच को छुपाना और झूठ बोलना, इन दोनों में थोड़ा अंतर रह जाता है। पहले तो कोशिश करते हैं कि सच को छुपाएं, जैसे कि डोकलाम में सच को छुपाया। फिर कोशिश करते हैं, अगर वो यकीन नहीं होता है देशवासियों को, तो झूठ बोलकर, सरकारी झूठ बोलकर बताएं कि ना कोई देश में घुसा है, ना कोई घुस आया है। और आज भी है। हम बार बार कहते हैं 5 मई से पहले, इसका मतलब है घुसे हुए हैं, घुस आए बैठे, सीधी बात। आपकी जानकारी में वर्तमान स्थिति गलवान में फिलहाल जो 5 मई से पहले की है और अब की है, वो क्या है? थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। उस स्थिति में हमारे LAC के दोनों तरफ फौजें डटी हुई हैं, और जो लो लाइंग एरिया था, वैली जिसको हम कहते हैं, घाटी या वादी, दोनों तरफ से सेनाएं आ गई थी, उसमें बैठी थी। सितंबर में कई महीने बाद में ये आपस में समझौता हुआ कि हम ये जो फेस टू फेस सैनिक हैं इनको हटाएं, और जो हाई माउंटेन्स पे, रिज पे बैठे हुए हैं, उनको रहने दें। तो भारतवर्ष ने इस बात को मानते हुए अपने तकरीबन 10,000 सैनिक वापस बुला लिए, जो कि मीडिया में आया है, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। तो अभी की स्थिति यही उभर के आ रही है, तनातनी पूरी बरकरार है। क्या आपको लगता है ये चीज़ें सिमटेगी? क्योंकि कुछ और खबरें आ रही हैं, जैसे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक नदी है चाइना के अंदर जिसको बोला जाता है यार लुग जंग बाओ नदी बताया जाता है, वहां पे वो डैम बना रहा है और उसके जरिए वो जल युद्ध कर सकता है। देखिए, ये जो बाओ नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की फीडिंग रिवर है जी। मेन जो ब्रह्मपुत्र है, जो पहाड़ों से आती है, उसको ये पानी सप्लाई करती है। और ये पूरा ना केवल भारत में, बांग्लादेश तक ये पानी जाता है जी। तो जब ये बांध बनाएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा, मिकदार कम हो जाएगी। बांग्लादेश ने भी इसके बारे में सवाल उठाया था, लेकिन जोर शोर से नहीं उठाया। और भारतवर्ष ने भी बांग्लादेश को इस बात के लिए उत्साहित नहीं किया कि आप इस बात को हमारे साथ मिलकर जोर शोर। सवाल यह है, जब इतनी भारी क्वांटिटी में, मिकदार में पानी बांध में इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या कहेंगे कि हम तो बिजली के संयंत्र लगाएंगे, और भारत भी चाहे तो सस्ती बिजली ले सकता है जी। एक तो ये है कि हम बिजनेस ढूंढें, दूसरा ये है कि कभी कोई युद्ध जैसी स्थिति हो तो बांध को तोड़ना ही काफी है, ना केवल पूरा आसाम रीजन हमारा, लेकिन बांग्लादेश तक बाढ़ आ जाएगा और सब तबाही हो जाएगी। इसलिए जल युद्ध कहते हैं। तो क्या ये रुक पाएगा? क्योंकि ये खबरें बहुत समय से आ रही हैं, और क्या चाइना जो है ऐसा बिल्कुल करके ही छोड़ेगा? देखिए, अब अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र चले गए, जिनका हाथ पकड़कर वो चलते थे। दूसरे प्रधानमंत्री इजराइल के, उनके खिलाफ भी नारे लग रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। चाइना के प्रेसिडेंट ने तो पहले ही धोखा दे दिया। अब पुतिन हमारा कितना विश्वसनीय है, भले ही हम कहें और उसके हथियारों की बात करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमें USA को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनके माध्यम से ही दबाव बनाना पड़ेगा। नहीं तो रशिया चाइना पे दबाव नहीं डालने वाला है, क्योंकि रशिया कहता है इंडिया हमारा मित्र है, चाइना हमारा भाई है। तो भाई और मित्र में बहुत फर्क होता है। भाई अगर दुश्मनी भी कर ले फिर भी खून एक है, भाई भाई रहता है। विचारों से, उनसे, हर प्रकार से चाइना को वो भाई कहता है। ठीक है, यानी कि अमेरिका से आपको निकटता बनानी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि हाथ में हाथ डाल के जब ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ऐसे में डेमोक्रेट्स की जो सरकार इस वक्त बनी अमेरिका में, क्या जो बाइडन इतनी आसानी से तमाम चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ पाएंगे? अब चलते हैं आखिर की तरफ और बात कर लेते हैं
खबरें चलाई जा रही हैं हमारे यहाँ पे कि चाइना ने बॉर्डर पर एक गांव बसा लिया और आने वाले टाइम में वो खतरा बन सकता है। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है असल वो खबर सर? देखिए, ये सरकार अपने सांसद की बात को भी झूठा कह रही है। जी। मैंने अरुणाचल में एक पूर्व मंत्री और सांसद रहे, उनसे भी बात की थी। उनका कहना है कि ये एलएसी के उस पार बसा हुआ है, लेकिन बहुत टाइम से बसा हुआ है। जी। लेकिन चाइना कहता है कि हमारी भूमि पे है। वो तो पूरा अरुणाचल को अपना मानता है, तो इस नाते वो जहां भी बसाएगा वो गांव, वो कहता हमारा है। लेकिन वो सारा एक नेटवर्क है जासूसी के लिए, भारत पर नजर रखने के लिए। जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो विश्वसनीयता है, वो मैं समझता हूँ थोड़ी उनकी कम हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि पहले राष्ट्रपति के हाथ जो गलपैयां कर रहे थे, उसको थोड़ा क्षीण करना, कम करना बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। लेकिन जो बाइडेन क्योंकि डेमोक्रेटिक हैं, ओबामा के साथ काम किया है, और ओबामा का हमारे प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं समझता हूँ। इसलिए लेकिन जितना जल्दी हो सके उनको यूएसए को विश्वास में लेना उतना अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन अगर उसने अपनी जमीन पे और एलएसी के उस ओर अगर गांव बसा लिया है तो उससे हमें क्या खतरा? हमारे भी तो बहुत सारे गांव बॉर्डर पे बसे होंगे ना। देखिए, हमारा तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है, ऐतराज है। वो तो कहता है पूरा अरुणाचलम पूरा का पूरा चाइना का है। हम कहते हैं कि एलएसी का उस पार हमने समझौते में माना हुआ है, हालांकि वो हमारा है, वो हमारा है, लेकिन हमने समझौते में माना हुआ है। तो इसलिए अगर कोई भी बॉर्डर पे एलएसी की लाइन पे बस्तियां बसाई जाती हैं, हथियारबंदी होती है, वेयर हाउस बनते हैं, गोडाउन्स बनते हैं, तो वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा खतरा तो रहता ही है। वो अपने कदम मजबूत कर रहे हैं उस इलाके। क्या सरकार जो इतने लंबे अरसे से मुसलसल बातचीत कर रही है, पाकिस्तान की तरह चाइना को जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? घर में घुस के क्यों नहीं मार रही है उसको? आपने बड़ा मजाकिया सा सवाल पूछ लिया। हम पाकिस्तान का सालों से मुंह तोड़ते आ रहे हैं, करारा जवाब दे रहे हैं। उनका मुंह इतना मजबूत है कि आज तक नहीं टूटा। जी। रोजाना नई नई सुरंगें आ रही हैं, रोजाना हमारे कल भी एक जवान मारा गया। जी। जब हम सारे विश्व को पता है, और चाइना को खासकर, जब हम पाकिस्तान को ही टैकल नहीं कर पा रहे तो चाइना को कैसे करेंगे? मैं थोड़ा सा आपको जरा हटके अपने जो जी। माननीय प्रणब मुखर्जी जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। जी। और जिस समय जिनपिंग यहाँ भारत में आए, तो उन्होंने 1-to-1 प्रणब मुखर्जी से बैठकर भारत की राजनीति और यहाँ के संविधान के बारे में बात की थी। जी। ये समझा था, वो अंग्रेजी समझता है, अंग्रेजी बोला नहीं। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि मैं अंग्रेजी में बात कर रहा था और वो अंग्रेजी समझते हैं, और तीसरा कोई नहीं बैठा था। वो उसने पूरा हमारा सिस्टम समझा कि यहाँ का संवैधानिक सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कोई भी कदम उठाने में बरसों लग जाते हैं। जी। अब हम जो हथियार हमने खरीदे नहीं, जो हमारे पास आए नहीं, उनका अभी से प्रचार कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को तो निपट नहीं पाए, जो कि चाहे मैं ये नहीं कहता कि हथियारों से, जंग से, लेकिन बहुत सारे अन्य तरीके भी हैं। वो हमारा भाई है। अगर चीन रूस का भाई है तो पाकिस्तान भी हमारा भाई है। धर्म से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही खून है तकरीबन 90% लोगों में। हम उनसे नहीं अपना रिश्ता बना पाए तो चीन को पता है कि ये, फिर चीन का भी एक ही ध्येय है, देर सवेर, मुझे पता नहीं कि कितना समय मिलेगा जीवन में, लेकिन चीन एक दिन पूरा पीओके भी पाकिस्तान उस पर गिरवी रख देगा पैसों के लिए। क्योंकि जो पाकिस्तान की अभी माली हालत खराब होती जा रही है, चाइना कहेगा कि हमने ये बेल्ट वन रोड दे दिया, लेकिन पूरा पीओके भी हमें दे दो।
सही कहा आपने कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को सिर्फ कब्जा करके ही नहीं कब्जा रहा, पैसा दे के भी बहुत सारे अगल बगल के देशों में अपना कब्जा जमा रहा है और पाकिस्तान आने वाले टाइम में पीओके हो सकता है चाइना के हवाले कर दे। लेकिन मैं एक चीज़ पे आपसे समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि हथियार हमारे पास जो आते नहीं हैं उनकी भी हम नुमाइश करने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में हथियारों की लड़ाई होगी, या जो ये कोरोना वायरस सा आया, कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में देशों के अंदर वायरस की लड़ाई हो, इधर से उसने वायरस छोड़ दिया उधर से उसने वायरस छोड़ दिया? देखिए, वायरस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, रोबोट्स, ड्रोन्स, इनका भी बहुत बड़ा रोल होगा लड़ाई में। लेकिन अल्टीमेटली जो आदमी सरवाइव करेंगे वो फिर हथियारों पे आएंगे, और हथियारों के बाद में फिजिकल हो जाता है लंबी लड़ाई में। ये हमारे सामने पहला विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध है, और हमारे फौजियों ने किया है। जब हथियार काम नहीं आते, 1-to-1 फेस टू फेस है, तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये एक डराने के लिए होता है कि भाई हम मजबूत हैं, लेकिन हमें प्रचार करने की आवश्यकता क्या है, मैं समझता नहीं इस बात। प्रचार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश में जो इस वक्त भक्त लोग जी रहे हैं उनको आप कुछ लॉलीपॉप तो देंगे, तो प्रचार तो आपको करना पड़ेगा ना जी। ये सरकार पिछले 6 साल से चुनावी मोड में है, इलेक्शन मोड में। ये कभी ये नहीं सोचती कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में रहें, कुछ काम करें। हमेशा चुनाव के बारे में सोचते हैं, चुनाव के बारे में देखते हैं। अब आप देखिए, कलकत्ता गए, आसाम गए, कल वहां पर गृह मंत्री थे, तो ये क्या सरकारी पब्लिक का पैसा नहीं है? कोई ना कोई बहाना करके वहां चले जाते हैं, भाषण देते हैं। विपक्ष अब 6 साल से विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को कोस रहे हैं। नेहरू तक चले जाते हैं कि नेहरू की गलती से है। तो अब पता नहीं ये काम करने की नीयत कब होगी, काम करने के लिए कब सोचेंगे। ठीक है, आपने बड़ा सवाल उठाया कि इनकी नीयत काम करने की कब होगी और काम करने के बारे में कब सोचेंगे। लेकिन आखिर की तरफ फिर से अपनी खबर पे आते हैं। क्या आपको लगता है 10वें दौर की बातचीत होगी, क्योंकि अभी कुछ बताया नहीं गया है? बातचीत तो होगी, बातचीत का सिलसिला चलना भी चाहिए। बातचीत से हल निकलता है, हथियारों से आज तक दुनिया में कभी हल नहीं निकला। भले ही वो हल पूरा निकले, अधूरा निकले, या समझौता हो कुछ ना कुछ, लेकिन समझौते भी ऐसे हैं आजकल, तोड़ने में कोई देश, छोटा भी देश हो, वो भी घबराता नहीं है। ना किसी की कोई यूएनओ की बाइंडिंग है, ना सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग है, कुछ नहीं है। आदमी समझौता तोड़ सकता है जब मर्जी चाहे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और बताया कि इधर मीटिंग चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में एक झड़प हो जाती है और उसके बारे में खबर बताई जा रही है। मीटिंग से पहले नहीं बताई गई, तो हो सकता है मीडिया में और विपक्ष में हंगामा मच जाता और सरकार निशाने पर आ जाती। उससे बचने के लिए इसको दबाया छुपाया गया है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे। हाँ जी, फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।